आप सभी का स्वागत है दीपक हिंदी क्लासेस में। आज भूल गलती कविता जो यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई है और झारखंड जेट परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूजीसी नेट और जेट का सिलेबस सेम ही है। तो भूल गलती कविता जिसके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, जिनका पूरा नाम है, शॉर्ट में मुक्तिबोध हम लोग कहते हैं। मुक्तिबोध जी का कविता है भूल गलती। और प्रश्न आता है कि भूल गलती कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है। तो भूल गलती कविता जो है सो चांद का मुँह टेढ़ा काव्य संग्रह में संकलित है। चांद का मुँह टेढ़ा, कहेंगे कि चांद का मुँह टेढ़ा कैसे हुआ? तो भूल गलती के कारण चांद का मुँह टेढ़ा हुआ। इस प्रकार से हम लोग थोड़ा सा ट्रिक लगाकर याद हो जाएगा। भूल गलती क्यों हुआ? भूल गलती होने के कारण चांद का मुँह टेढ़ा हो गया, जिसका प्रकाशन 1964 में हुआ। भूल गलती कविता या चांद का मुँह टेढ़ा काव्य संग्रह का प्रकाशन 1964 ईस्वी में 1964 ईस्वी में होता है। तो इस कविता के विषय में सबसे पहले थोड़ा संक्षिप्त में जान लेंगे, उसके बाद फिर पूरी पंक्ति का व्याख्या करेंगे। भूल गलती कविता मूल रूप से समांति वर्ग के अत्याचारों के विषय में कवि कहता है कि बुद्धिजीवियों को कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि उनकी गलतियां पूरे समाज में फैली है। कवि इस कविता के माध्यम से कहता है कि जो सामंती वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, उनके अत्याचारों के विषय में कहता है कवि कि यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि उनकी गलतियां क्या है, पूरे समाज में फैली हुई है। वर्तमान समय में मनुष्य अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर गलतियां करता रहता है। वर्तमान में जो मनुष्य है अपने स्वार्थ में वशीभूत होकर क्या करता है? गलतियां करते रहता है और अपनी गलतियों को पछतावा भी नहीं करता है। यही इस कविता का मूल आशय और विशेष रूप से इसी पर जो है सो कविता लिखी गई है। बुद्धिजीवी वर्ग के सामने आम जन बेबस और लाचार है। ये पूरी पंक्ति की व्याख्या करेंगे तो सारे चीज़ आ जाएंगे इसमें, और उनका कोई सामना भी नहीं कर सकता। जो बुद्धिजीवी वर्ग है कोई हिम्मत और साहस नहीं करता उनका विरोध करने के लिए। तो ये जो चांद का मुँह टेढ़ा में संकलित है, और हम लोग कविता का जो पंक्ति है उसे देखते हैं। आज बैठी है जीर पख्त पहनकर तख्त पर दिल के। आज बैठी है जीर वक्त पहनकर तख्त पर दिल के, चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक। आंखें चिलकती है नुकीले तेज पत्थर से, खड़ी है सिर झुकाए सब कतारे, बेजुबा बेबस सलाम में। अनगिनत खंभों बेहराओ थंभे दरबार आम में। इसमें हम लोग जो पंक्ति है, आप अगर अच्छा से देखिए इसको, तो आज बैठी है जीर बख्तर पहनकर तख्त के दिल पे। तो सामंती वर्ग के अत्याचारों को वर्णन करते हुए कवि कहता है कि बुद्धिजीवियों की भूलें व गलतियां अभेद्य कवच पहनकर समाज में फैली हुई है। अर्थात वर्तमान समय में मनुष्य व्यापारिक होकर भिन्न भिन्न प्रकार की गलतियों और भूलों में लिप्त रहता है। वह क्या करता है? निडर होकर भूल करता जा रहा है, लेकिन उसका कोई सामना करने का हिम्मत नहीं जुटा पाता। कवि कहता है कि इन बुद्धिजीवी वर्ग के समक्ष समान वर्ग बेबस और लाचार मुद्रा में कतारों में सिर झुकाए खड़ी है सिर झुकाए सब कतारे, बेजुबां बेबस सलाम में। वह प्रतिकार करने का साहस नहीं रखता। इन सभी को देखकर ऐसा प्रतीक हो रहा है जैसे यहाँ जन दरबार लगा हुआ है, जहाँ सब राजा
के दरबार में हाजिरी के लिए खड़े हैं। बेजुआ बेबस सलाम में अनभिगत कब्बो बे रामो थमे दरबार आम में। ऐसा लग रहा है कि वहाँ किसी राजा का दरबार लगा हुआ है और जो जनता है, आम जन है, वह बेबस और लाचार होकर जो है सो वहाँ खड़े हैं। तो इसमें देखिए हम लोग कि प्रतीकात्मक भाषा और शैली जो है सो प्रतीकात्मक शैली भी है। अलंकार, इसमें उपमा अलंकार या मानवीय अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे की पंक्ति है, सामने वह चैन घावों की अब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा, कि जिस पर काप दिल की भाप उठती, पहने हथकड़ी वह एक और ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लतर झलकते लाल लंबे दाग, बहते खून के वह कैद कर लाया ईमान, सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता खामोश। तो मुक्तिबोध की विशेषता है किस प्रकार से जो कविता इन्होंने की है, इस प्रकार से कविता कहा जाता है किसी और कवि ने नहीं की है, क्योंकि इनकी शैली, इनकी जो रचना है बहुत ही अलग तरह से मालूम पड़ता है। तो कवि कहता है कि उस भोग विलासी दरबार में उस क्रूर हिंसक शासक के सम्मुख एक व्यक्ति हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़कर लाया जाता है, जिस पर काप दिल की भाप उठती, पहने हथकड़ी एक ऊंचा कद, जिसका शरीर अनगिनत घावों से भरा है, जिसने फटे पुराने चिथड़े लपेटे हैं, बेदर्दी के मारे जान के कारण उसका शरीर खून से लथपथ हो गया है। वह कैद लाया गया ईमान, सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, जैसे ही दरबारी जन की निगाहें उस पर पड़ती है, वह भी उस दयनीय स्थिति देखकर आह भरने लगते हैं। उसका दिल भी उसकी स्थिति देख कांप उठता है। वह ईमान जो कैदी बना हुआ है, वह अब भी अपने ईमान व सत्यता पर अडिग है। वह ईमान सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, वह निगाहों में निगाहें डालता हुआ बिल्कुल डटकर खड़ा है। वह डर नहीं रहा है, वह निडर से खड़ा है, पर अपनी खामोशी साधे हुए है। बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता खामोश, वह खामोश है पर निडर है। आगे की पंक्ति है, मनसबदार आयर और सूफी, अल गजाली इब्ने सीना अल बरूनी, आलिमो फाजिल सिपहला लार सब सरदार है खामोश, ना मंजूर उसको जिंदगी की शर्त सी गर्त, ना मंजूर हट इनकार उसका सिरतान खुद मुख्तार, कोई सोचता उस वक्त छाए जा रहे सल्तन पर घने साए श्याम, सुल्तानी जीर बख्तर बना है सिर्फ मिट्टी का वो रेत सा ढेर सा शाम। तो किस प्रकार से यहाँ पर उर्दू और फारसी शब्दों का प्रयोग हुआ है ये भी देखिए। और ये भी प्रश्न आ सकता है कि मुक्तिबोध की किस कविता में या भूल गलती कविता में किस किस भाषा का प्रयोग हुआ है, किस किस भाषा को यहाँ सम्मिलित किया गया है, उनके शब्दों को लिया गया है। तो उर्दू या खड़ी बोली दोनों मिश्रित है इसमें आप बीच बीच में देख रहे हैं उर्दू या फारसी और खड़ी बोली तो है ही। तो इस पंक्ति में कहता है, मनसदार शायर और सूफी अल गाजली इब्ने सना अल बरूनी, कभी स्पष्ट किया है कि समाज में मौजूद अन्य लोग भी उस गलती को करने वाले व्यक्ति का ही साथ देते हैं। कवि कहता है कि समाज में गलती करने वाले व्यक्ति का साथ यहाँ मनुष्य ही देते हैं। आज समाज में ईमानदार व्यक्ति भी गलती करने वाले व्यक्ति के समक्ष मौन खड़ा हुआ है। समाज में क्या है कि ईमानदार व्यक्ति भी अगर है तो भी गलती करने वाले के सामने मौन खड़ा है। और रूढ़िवादी महल में बैठे प्रतिष्ठान
कवि, सूफी और विद्वान, सेना नायक सभी उस गलती करने वाले व्यक्ति के सामने चुप्पी साधे खड़े हैं। अर्थात अन्याय के विरुद्ध बड़े से बड़ा तथा छोटे से छोटा व्यक्ति भी आवाज नहीं उठाता। छा जा रहे सल्तन पर घने साए श्याम सुल्तानी जीर वक्त बना है, सिर्फ मिट्टी का वो रेत सा ढेर सहसा। कवि कहता है कि ईमानदार व्यक्ति को संकोच की जिंदगी जीना स्वीकार नहीं है। वह स्वयं के लिए एक वकील बनकर सोचता है कि उस समाज रूपी सल्तनत को गलती रूपी काली छाया ने घेरा हुआ है। वह गलती करने वाला शासक रेत का ढेर मात्र है। नीचे की पंक्ति है, वह रेत का सा ढेर सहसा। वह गलती करने वाला व्यक्ति वह रेत का ढेर है, बस उसे ढालने की जरूरत है, पर हिम्मत किसमें है। वह सुरक्षा कवच पहना हुआ है, वह खामोश है, केवल उसकी राजसी विलासी प्रवृत्ति की ठाठ का ही प्रभाव है, परंतु संपूर्ण समाज में ऐसा नहीं है। यहाँ सत्य और ईमानदारी की पैठ अभी भी विद्वान है। कभी फिर भी कहता है कि सत्य और ईमानदारी अभी भी समाज में बना हुआ है। यहाँ भी उर्दू और खड़ी बोली का मिश्रित रूप लिया गया है। इस पंक्ति में हम लोग उपमा अलंकार और रूपक अलंकार देख रहे हैं। आगे की पंक्ति है, शाही धाक अब सिर्फ सनाटा, लेकिन न जवाना काप साप काटा, भूल आलमगीर मेरी आपकी कमजोरियों के स्याह लोहे के जीर बख्तर पहन खूंखार, हाँ खूंखार आलेजार ओ आँखें सच्चाई की निकाले डालता, सब बस्तियाँ दिल की उजाड़े डालता, करता हमें वह घेर बेबुनियाद बे सिर पैर, हम सब कैद हैं उसके चमकते ताम झाम में, शाही मुकाम में। कहता है कि हम सभी क्या हैं, कैद है। क्या इसलिए कैद है कि उनके शाही जो ताम झाम है इसमें हम लोग कैद है। यहाँ कभी ईमानदार व्यक्ति की व्याख्या व्यथा और व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहता है कि अराजक शक्तियाँ के सामने मौन धारण करना हमारी कमजोरी ही है। हम सब हमारी कमजोरियों को लाभ उठाकर ही इतने बलशाली बन गए हैं। कवि कहता है कि हम सबकी कमजोरियों का लाभ उठाकर ही क्या हो गए हैं, लोग बलशाली बन गए हैं। अब उन्होंने लोहे का कवच बना लिया है। क्या बना लिया है, लोहे का कवच बना लिया है, और इसी के बल पर साधारण वर्ग को भयभीत करने में जुटे हैं तथा सच्चाई की आंखें में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने हमारे हृदय पर गहरा आघात भी पहुंचाया है, हमारे दिलों और बस्तियों भावनाओं को तपस नहा दिया है। इस अराजक शक्तियों असामाजिक तत्वों ने समाज में अपनी गहरी पैठ बना ली है। हमें शारीरिक और मानसिक रूप से घेरे हुए हम उसके कैद मात्र बनकर रह गए हैं। हम सभी ताम झाम में क्या है, सब कैद हो चुके हैं। आगे की जो पंक्ति है, इतने में हम ही में से अजीब गराह सा कोई निकल भागा, भरे दरबार में आम में मैं भी संभल जागा, कतारों में खड़े खुद गर्ज बा हथियार, बख्तर बंद समझौते सहम कर रह गए, दिलों में अलग जबड़ा अलग दाढ़ी लिए, दुमुहीपन के 100 तजुर्बों की बुजुर्गी से भरे, दढ़ियल सिपाहलादार संजीदा सहम कर रह गए। कभी यहाँ उस ईमानदार बंदी मनुष्य को जागृत करने का इच्छुक है, वह आशावान है। यदि उस अराजकता भरे दरबार में कोई व्यक्ति उस समाज की गलतियों को सहन नहीं करना चाहता और वह प्रतिकार करना चाहता है, तो आसे ही यह उस अराजकता से बाहर निकल आएगा और दरबार में मौजूद स्वार्थी व रक्षक लोग उसे बाहर निकलते देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जो वहाँ दो तरफा बातें करने वाले लोग हैं, अनुभवी हैं, सेना नायक है,
आदि यह दृश्य देखकर सहम जाएंगे। कवि का आशय यह है कि अराजकता की सीमा को तोड़कर स्वतंत्रता भी हुआ जा सकता है। कवि कह रहा है कि अराजकता को सीमा हम लोग तोड़ सकते हैं और स्वतंत्र भी हो सकते हैं। डढ़ियन सिपहदार संजीदा सहम कर रह गए। आगे की जो पंक्ति है, लेकिन इधर उस ओर कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुंचा, अंधेरी घंटियों को गोल टीलों घने पेड़ों में कहीं पर खो गया। महसूस होता है कि वह बेनाम बेमालूम दरों के इलाकों में सच्चाई के सुनहले तेज अक्षोधुंधलों में मुहैया कर रहा लश्कर हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। संकल्प धर्मा चेतना रक्त रक्त प्लावित स्वर हमारे ही हृदय को गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से उस बंदी युवक को स्वतंत्रता का वर्णन किया है, जो अब अराजकता से दूर अपना जीवन वह समाज में तादम्य स्थापित कर सकता है, वह सच्चाई के रास्ते खोज सकता है। कवि यहाँ आशावादी रूप में एक नए समाज का निर्माण का पक्षधर है, जो कि समाज में समन्वय और समानता का भाव देखना चाहता है। यह सत्यता और ईमानदारी से निर्वाह करने वाले व्यक्ति को देखना चाहता है। कवि यहाँ कहता है, एक सच्चा व्यक्ति ही परिस्थितियों में बदलाव ला सकता है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि एक सच्चा व्यक्ति जो होगा वही परिस्थितियों में बदलाव ला सकता है, जो कि एक दिन इन्हीं परिस्थितिवश प्रताड़ित हुआ था। कवि कहता है कि अराजक तत्वों को अब हारना होगा और मनुष्य को प्रबल भावनाओं और विचारों को इतना विराट और विशाल बनाना होगा जिससे यह अराजकता समाप्त हो। तो सारी पंक्तियों में हमने देखा कि अत्याचार के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध कवि खड़े होने को कहता है, हिम्मत जुटाने को कहता है और कहता है कि एक सच्चा व्यक्ति ही परिस्थिति में बदलाव ला सकता है। कवि अराजक तत्वों की हराने की बात करता है, उनसे लड़ने की बात करता है, जीतने की बात करता है और हमें संघर्ष करने की बात करता है। तो इस प्रकार से एक कविता पूरी हुई। और भूल गलती कविता, कैसे हम लोग अपनी भूल गलती के कारण ही दूसरे को मठाधीश बनने में या दूसरे को आगे निकल जाने में हमें लोगों ने सहयोग किया है। हम लोग के खामोशी के कारण ही लोग आगे बढ़े हैं और हमें दबाने का प्रयास किया है। इस प्रकार से कवि ये पूरी कविता में अपना विश्लेषण करते हैं। तो आशा करते हैं कि भूल गलती कविता आपको अच्छा लगा होगा और आप सभी 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से याद हो जाएगा। बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे आप लोग को तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।